एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। यकीनन अखबार पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है और यकीनन इसको जो ना आप अडॉप्ट अगर करते हैं तो बहुत अर्ली एज में करते हैं। आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे नाना अब्बा को बहुत शौक था और वो हमें क्विज़ भी करते थे। तमाम के तमाम कज़न्स अगर बैठे हों तो कहते थे रिटन वर्ड का और उसको ख़ास तौर पर इस तरह पढ़ने का कोई नेमुल बदल नहीं है। आज आपको साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट भी यही बताते हैं कि जो चीज़ लिखी हुई इस तरह पेपर के साथ आप पढ़ते हैं तो आपका जहन उसको ज़्यादा देर तक याद रख सकता है, बिकॉज़ आप जो मेमोरी अपनी जहन में जो याददाश्त उसमें प्लांट कर रहे हैं उसके बहुत सारे टेक्सचर्स हैं। आपको वो सफ़े, वो फील, वो वक्त, हर चीज़ याद होती है। इसकी वजह से वो इन्फॉर्मेशन आपके जहन में जाना और काफ़ी देर तक रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खैर जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मैं इंटरनेशनल पेज सबसे पहले पढ़ती हूँ तो 2-3 चीज़ें आपसे डिस्कस करनी थी। आज से 2-3 रोज़ कबल जिस तरह कि हमने देखा कि पूरी इंटरनेशनल सबसे बड़ी खबर यही थी कि पेरिस के नोत्र डेम कैथीड्रल पे आग लगी। बिलियंस ऑफ डॉलर्स अभी तक प्लेज किए जा चुके हैं। इसके अलावा फ्रांस के प्रेसिडेंट ने भी ये कहा है कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इसको कबूल करते हैं क्योंकि ये इतना आइकॉनिक कैथीड्रल था। तो जाहिर सी बात है इसको डेवलप करना, इसको दोबारा इसकी तेज़ीन व आराइश करना, इसको रिसरेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। और आपको ये भी बताते चलें कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जब इस कैथीड्रल को नुकसान पहुंचा था, इसमें आग लगी थी, तो इसको दोबारा अपनी असल हालत में लाने के लिए, इसकी तेज़ीन व आराइश के लिए तकरीबन 60 साल का अरसा लगा था। और कुछ लोगों ने जो इसके बाद इसके प्रीस्ट ने और बिशप्स वगैरह ने इसको जाके देखा है तो उन्होंने बड़ी इत्मीनान का इजहार किया और कहा ये किसी मौजज़े से कम नहीं है कि इसकी छत और इसका स्पायर तो टूट गया, लेकिन जो अंदर की जो आइकॉनिक चीज़ें थी, ख़ास तौर पे जो इसका स्टेन्ड ग्लास का एक विंडो है जो बहुत आइकॉनिक है, बहुत मशहूर है, वो बिल्कुल भी उसको नुकसान ज़्यादा नहीं पहुंचा और पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा रहा। आपको ये भी बताते चलें कि फ़्रांस की हुकूमत ने एक बहुत बड़े आलमी मुकाबले का इनेकाद किया है और लोगों से एंट्रीज़ मंगवाई हैं। ये आर्किटेक्ट्स के लिए, क्रिएटिव लोगों के लिए एक कॉल है कि जो इसका आइकॉनिक स्पायर था, यानी जो आप एक मीनार की तरह का एक लंबा सा सुतून इसमें देखते हैं जिसके ऊपर एक ट्रायंगुलर कॉनिकल फिगर होता है, उसके लिए एक ख़ास कंपटीशन रखा गया है कि इसके डिज़ाइंस आप भेजिए, इसके स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के, और मुख्तलिफ एंट्रीज़ होंगी और इस पर इनाम भी रखा गया है। आपको भी बताते चलें कि बहुत सारे लोगों ने इस हवाले से तनकीद की कि भाई फ्रांस तो इतना डेवलप मुल्क है, वहाँ पे अगर आग लगी तो क्या वजह था कि इतना वक्त लगा। आपको पहले ये बताएं कि इन्वेस्टिगेशंस जो हो रही हैं उसने ये इशारा दिया है कि जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वहाँ पे मौजूद थे, क्योंकि इसकी तेज़ीन और आराइश का काम मुसलसल जारी रहता है और 2020 तक या 25 तक समझा जाता था कि ये 2 या 3 जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं वो इसमें काम करती रहेंगी। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से ये प्रूव हुआ है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्कर वहाँ पे उस वक्त मौजूद नहीं था और ये जो आग लगने का सिलसिला है वो डिलिबरेट नहीं था, यानी इसको जानबूझकर किसी ने आग नहीं लगाई। अब ज़रा आते हैं कि क्यों इतना वक्त लगा। फ्रांस में एक प्रोटोकॉल है जी, अगर इस तरह के इन्होंने इसकी बाकायदा स्टडीज़ की होती है, जब आपका विरसा, आपकी सकाफ़त में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों जो 1000 साल पुरानी हैं या उससे भी ज़्यादा पुरानी हैं, तो इसको कहते हैं कि वंस इन अ टाइम इसमें इस तरह के इंसिडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो प्रोटोकॉल ये डेवलप की जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 12 मिलियन लोग इसको हर साल टूर करते हैं, ये इतनी बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन थी। तो जाहिर सी बात है जब ये आग लगने का सिलसिला हुआ तो तब भी इस कैथीड्रल में लोग मौजूद थे। जो आग बुझाने वाला अमला है उसका प्रोटोकॉल ये कहता है कि पहले लोगों की जान बचाई जाए, फिर उसके बाद बारी आती है फनपारों की और बाकी चीज़ों की। तो इसलिए इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी था और इसके बावजूद भी कि ये इतना बड़ा इतना कीमती असासा था, एक कदीम विरसा था, उन्होंने इस प्रोटोकॉल को फॉलो किया। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि बहुत सारे लोगों के लिए इससे बहुत अहम सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे। एक वहाँ पे मॉन्यूमेंट में एक चीज़ रखी जाती है जिसको कहते हैं द क्राउन ऑफ थॉर्न्स। इसको यानी रिवायत के मुताबिक ये समझा जाता है कि जब जीसस क्राइस्ट वाज वेयरिंग दैट थॉर्न, ये वहाँ पे रखा हुआ था। तो जो फाइटिंग अमला यहाँ पे पहुँचा उसमें से एक प्रीस्ट भी था जिसने बाकी सब चीज़ों को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ वो क्राउन ऑफ थॉर्न्स को बचाने की कोशिश की और उसको इस बात पे बहुत ही ज़्यादा सराहा जा रहा है, उसकी इस एक हाजिर दिमागी को, कि उसके लिए प्रायोरिटी क्या थी कि क्राउन ऑफ थॉर्न्स को बचाना चाहिए। जी, उम्मीद करते हैं कि ये आइकॉनिक कैथीड्रल अपनी जो इस लुक था, उसकी फील है और जितना भी हो सके इसको जल्दी रिस्टोर किया जा सके। दूसरी तरफ बढ़ते हैं जी, पेरू में एक अहम खबर ये है कि इनके फॉर्मर प्रेसिडेंट एलन गार्सिया
उन्होंने जी खुदकुशी अटेम्प्ट की और वो जांबर ना हो सके, उनको बचाने की बहुत कोशिश की गई। आपको बताते चलें कि इनके ऊपर भी करप्शन चार्जेस थे और ये फॉर्मर सदर पेरू के उनसे कहा जा रहा था कि आप एहतसाब आपका होगा और आपकी जो करप्शन है उसके बारे में पूछगछ की जा रही थी, तो ये इस बात की ताब ना ला सके। और कई लोगों का कहना था कि वो एक मेंटल प्रेशर में भी थे बहुत ज़्यादा। एक ये बात भी उनकी दिल आज़ारी करती थी कि उन पर ये इल्ज़ाम क्यों लग रहा है। तो इवेंचुअली ही सकम टू दैट प्रेशर और इसकी वजह से उन्होंने ख़ुदकुशी अटैम्प्ट की और जांबर ना हो सके, उनकी जान इसमें चली गई। ये भी एक अहम ख़बर थी पूरी दुनिया के लिए, बिकॉज़ लोग कहते हैं कि जो एहतसाब का अमल है वो बहुत सख्त होता है और वाकई अगर हम पाकिस्तान में भी देखें तो बहुत सारे लोग अभी इसके शिकंजे में हैं और यकीनन ये मुश्किल अमर है जब आपको एक एक चीज़ का जवाब देना पड़े, लेकिन ये ज़रूरी भी है। किसी भी इक्विटेबल माशरे के लिए ज़रूरी है कि अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो लोग अथॉरिटेटिव पोजीशंस पे बैठते हैं, उनका एहतसाब होना चाहिए एंड अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। इसी बात पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वी हैव अ ग्रेट लाइन अप। आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मुलाकात करना बहुत ज़रूरी है और उनकी अचीवमेंट्स के बारे में भी आपको बताएंगे। इसके अलावा कहानी हर घर की क्या कहानी है जो आज हम अपने बिग डिस्कशन में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको देखने रहना पड़ेगा आज पाकिस्तान। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और हम आवाज़ें लगा के नाश्ता मंगा रहे हैं क्योंकि हम बिस्किट खा के तंग आ चुके हैं। एंड ऑफ कोर्स खाने की बात हो रही है तो आपने गैस ही कर लिया होगा। वैसे तो आजकल मैं इतनी ब्रांड इंटीग्रेशन पे हमारा फोकस है कि मैंने ब्रांड कलर्स भी पहने हुए हैं। तो कौन सा ब्रांड आपको याद आ रहा है मेरी शर्ट देख के? यकीनन हम बात कर रहे हैं फूड पैंडा की और हमारे साथ मौजूद है मोहसिन कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैंने आते ही इनको जो ना बैक फुट पे डाल दी। मैंने कहा आ गए आप फिर खाली हाथ कुछ खाने को नहीं लेके आए। फूड पैंडा को सोचते ही देखते ही हमारे जहन में सिर्फ खाना आता है। बिल्कुल होना भी इसी तरह चाहिए। और मुझे पता चला है आप एक ज़बरदस्त डील नई लेके आए हैं। फॉर अ वीक दे आर कोलैबोरेटिंग विद मैकडॉनल्ड्स और मैकडॉनल्ड्स के अगर आप फ़ैन हैं तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त मौका है। रोज़ 250 रुपये की एक डील है जिसमें अलग अलग गुडीज़ होंगी। इनमें क्लासिक्स हैं जी, इसमें मैकचिकन हो सकती है, बिग मैक हो सकता है, मैकरेबिया हो सकता है। सो प्लीज़ डू चेक इट आउट। इसके अलावा ज़बरदस्त हफ्ता, क्योंकि हम में से कई लोगों को ऑलरेडी फील हो रहा है कि गर्मी बढ़ गई है, एग्ज़ाम्स की टेंशन भी है स्टूडेंट्स के पास। सो फूड पैंडा हैज़ ग्रेट ऑफर्स। अगर आप 50 रुपये तक का भी ऑर्डर होगा तो फ्री डिलीवरी आपके घर की जाएगी, मुफ्त। कैसे सोचा ये आपने ब्रिलियंट आइडिया? और देखें हम लोग ऑब्वियसली एक्सेसिबल कर रहे हैं फूड पैंडा को हर घर में। तो लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी तो मैंने कहा था रोटियां भी ऑर्डर कर सकते हैं, विल मेक इट पॉसिबल। तो वो अब हमने पॉसिबल कर दिया है कि आप फ्री डिलीवरी है। अगर आपने पानी की बोतल भी मंगवानी है आप वो ऑर्डर कर सकते हैं फूड पैंडा के थ्रू और देयर इज़ नो चार्जेस। उसके अलावा फिर ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा वाइड हो रही हैं दिन ब दिन। आपके लोकल स्ट्रीट फूड जो है वो आपके लोकल नेबरहुड में जितने लोग हैं वो फूड पैंडा पे आ रहे हैं। पीपल आर लाइकिंग इट। अच्छा मुझे ये बताएं मोहसिन कि आपने इतना आसान जो बना दिया और घर घर में हमारे यहाँ अम्मियाँ सारी परेशान है, कहती है कि फिर घर के करेले और टिंडे कौन खाएगा? नहीं बिल्कुल वो करेले और टिंडे बिल्कुल बनाएं। बट जैसे मोस्टली घरों में ये होता है करेले और टींडे तो घर पे पक जाते हैं और हाँ। रोटियां तो बाहर से ही आती हैं ना। हाँ लेकिन बच्चे आजकल इतने, आप लोगों ने आदतें सबकी बिगाड़ दी है। वो आते पूछते हैं अम्मी आज खाने में क्या पका है? अच्छा ये तो इतना मज़े का नहीं है, हम कुछ फूड पैंडा से ऑर्डर कर लेते हैं। तो अम्मियाँ कहती है बेटा घर है, रेस्टोरेंट थोड़ी है, तुम लोग आते हो मेन्यू पूछते हो, पसंद नहीं आता उधर को चले जाते हो। नहीं उनके लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ हम लोग कर रहे हैं, बहुत क्वालिटी फोकस कर रहे हैं और हम लोग वी आर वर्किंग विद फूड अथॉरिटीज़ एज वेल ताकि हम लोग एक रेटिंग सिस्टम डेवलप करें रेस्टोरेंट पे, स्पेशली हाइजीन को लेके। ये बहुत बड़ा कंसर्न था हमारी ओवरऑल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का भी और
लोगों का भी कि जी खाना जो बाहर से आता है पता नहीं हाइजीन स्टैंडर्ड्स पे होता है या नहीं होता। सो वी विल स्टार्ट टेकिंग फूड पांडा एज अ सील ऑफ क्वालिटी देन, ताकि आप लोग इसको जिस तरह हम कहते हैं ना कि बाकी सर्विसेज में अगर देखें, मिसाल के तौर पे अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है तो यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि भाई ये अगर गाड़ी आ रही है तो ये सेफ भी है, इसके ड्राइवर का बैकग्राउंड चेक भी हुआ हुआ है। लाइकवाइज फूड पांडा पे जो रेस्टोरेंट्स आप फीचर देखेंगे और वहाँ से जो खाना आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ना सिर्फ गर्म हो, उसकी प्राइस इफेक्टिव हो, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली वो क्वालिटी एंड हाइजीनिक फूड हो। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपने नेबरहुड को उस तरह भी फिल्टर आउट कर देंगे। जी बिल्कुल, जो रेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ हुआ है फूड पांडा पे शुरू से ही, वो कस्टमर रेट करता है। अब तो हम लोग फोर्सली रेट करवाते हैं, जब आप नेक्स्ट ऑर्डर करने जाते हैं तो आपको पिछले ऑर्डर के लिए रेट करना होता है और पॉपअप जाता ही नहीं है जब तक आप उसको। जी बिल्कुल, मेरे साथ हो चुका है। हम चाहते हैं कि कस्टमर रेट करे ताकि अगले कस्टमर को पता चले। और एट द एंड ऑफ द डे फूड पांडा इज अ प्लेस जहाँ पे अगर आपको फॉर एग्जांपल डाइन इन करने के लिए भी जाना है तो यू चेक आउट कि कौन सा रेस्टोरेंट है जिसकी रेटिंग अच्छी है, तो मैं यहाँ पे आई कैन सेफली प्ले। मुझे एक बात बताएं, आई रियली एडमायर, जैसे आपने कहा कि 5 साल की एसोसिएशन विद मैकडॉनल्ड्स है, तो मैकडॉनल्ड्स का तो अपना एक बड़ा रोबस्ट किस्म का डिलीवरी सिस्टम है। सो व्हाट इज दिस पार्टनरशिप अबाउट? सो दिस पार्टनरशिप इज अबाउट कन्वीनियंस। ओके, सो मैकडॉनल्ड्स 5 साल पहले हमारे साथ पार्टनर हुआ था और इट्स अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग पार्टनरशिप। हम लोग बहुत क्लोजली काम करते हैं मैकडॉनल्ड्स के। मैकडॉनल्ड्स की जो भी फीचर्ड प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रही होती हैं। जैसे अभी मैकडॉनल्ड्स ने बन कबाब लॉन्च किया, हाँ जी। वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। फूड पांडा ने मिल के उसको जो है मार्केट किया। हम अपने कस्टमर तक एक्सेस लेके जाते हैं मैकडॉनल्ड्स के लिए। और अभी भी जिस पार्टनरशिप को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये 5 साल की पार्टनरशिप है और 250 रुपये की प्रोडक्ट एवरी डे आप रोज जाए। सरप्राइज बॉक्स उस 250 रुपए में उस दिन कोई भी डिफरेंट चीज हो सकती है। तो जैसे आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पहला दिन है, सो सबसे जो थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं उनको मैक्रिस्पी बहुत अच्छा लगता है। सो मैक्रिस्पी विद अ ड्रिंक इन 250 रुपीज। इसी तरह कल एक नई ऑफर आएगी, उसके बाद परसों एक नई ऑफर आएगी एंड इट विल रन अंटिल 24th ऑफ दिस मंथ। सो पीपल, अगर आपको पसंद है मैकडॉनल्ड्स और आप एक इफेक्टिव डील चाहते हैं, खास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो घर में मौजूद हैं और जाहिर सी बात है दे वांट टू हैव समथिंग डिफरेंट एंड स्पेशली मैकडॉनल्ड्स, सो 250 रुपये की डील्स हैं। आज से स्टार्टिंग विद मैक्रिस्पी, लेकिन ये डील चलेगी टिल द 24th ऑफ अप्रैल। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम थोड़ा सा आपसे ये भी जानना चाहते हैं, नाउ दैट यू आर एक्सपैंडिंग, दूसरे जो शहर हैं पाकिस्तान के जहाँ पे इस वक्त फूड पांडा नहीं है, व्हाट आर सम ऑफ द कंसर्न्स यू हैव? वहाँ का देखिए, पाकिस्तानियों को खाने का तो बहुत शौक है, हर जगह आपको एक बड़ा ही रोबस्ट किस्म का होरिका, जिसको हम कहते हैं होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़ का लैंडस्केप मिलेगा। आप लोगों के लिए क्या चैलेंजेस या हर्डल्स आते हैं? बिल्कुल कोई चैलेंज नहीं है। आई वुड से कि थोड़ा सा गेजिंग द मार्केट में नहीं, बिल्कुल गेज हम लोगों ने कर ली हुई है मार्केट्स। पिछले 2018 में हम लोगों ने गुजरात ओपन किया, फिर हम लोगों ने जेलम ओपन किया, पूरी जीटी रोड वाली बेल्ट जो है लाहौर अंटिल रावलपिंडी, ये हम लोगों ने इन शहरों को ओपन किया। इस साल वी आर गोइंग मोर टुवर्ड्स सिंध एंड बलूचिस्तान, और जो इंटीरियर हमारा पंजाब है, बहावलपुर, रहीम यार खान, सादकाबाद, इन एरियाज़ में हम लोग जाएंगे। और अपर नॉर्थ में हम लोग जो है वी आर टारगेटिंग मंगोरा, वी आर टारगेटिंग मर्दान एज वेल, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद, ये सारे शहरों में this year will definitely go. And the rating system will come on hygienic, कौन सा रेस्टोरेंट कितना अच्छा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, all of that would add up. And more importantly, मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है कि देखें, हम जब encourage करते हैं young entrepreneurs को और उनसे कहते हैं कि follow your dreams, come up with an idea that you really enjoy, तो मुझे ये पता है कि food entrepreneurship is really on the rise. I have met so many students जो हो सकता है उनका डे टाइम, फुल टाइम वो पढ़ाई इस वक्त कर रहे हैं इंजीनियरिंग की या किसी और चीज़ की, डॉक्टर्स बन रहे हैं, बिजनेस पढ़ रहे हैं, लेकिन दे रियली वांट टू सेट अप देयर ओन शॉप। और अगर वो फूड पांडा के पास आते हैं टू मेक श्योर कि उनकी डिलीवरीज इनके थ्रू हो सकें, सो आई थिंक दे आर वेरी स्मार्ट इन देयर बिजनेस आइडिया।
अब हम लोग देख रहे हैं कि जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है ओवर द पास्ट 2-3 Even the years. home chefs, जी, a lot बिल्कुल। of young women, they want to make up things और इसमें अच्छा घर का बना हुआ खाना, जो अभी वैसे तो मैं मजाक कर रही थी मौसम के साथ कि टिंडे करेले कौन खाता है, लेकिन ऑफिसेज में बहुत डिमांड है, पीपल जस्ट डोंट वांट टू बाय रेस्टोरेंट फूड, वो होम शेफ से भी खाना मंगवाना चाहते हैं जो फ्रेश बनता है, घर का खाना होता है. A lot of them are signed up on हम बहुत Foodpanda. इनकरेज करते हैं उनको. एंड एंटरप्रेन्योर्स की जहाँ तक बात आई तो फूड पैंडा हेल्प एंटरप्रेन्योर्स अगर उनको कोई गाइडेंस चाहिए होती है स्पेसिफिक एरियाज़ में, सो हमारे पास इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं, वी कनेक्ट विद देम. जैसे ऑपरेशंस की टीम है हमारी डिलीवरी की टीम है, तो हम लोग रेस्टोरेंट को कनेक्ट भी करते हैं अपनी टीम्स के साथ ताकि दे लर्न मोर और अल्टीमेटली कस्टमर को एक. Can I make a small suggestion? मुझे बस एक चीज़ का हमेशा होता है कि जब मैं फूड पैंडा पे देख रही होती हूँ मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स की ऑफरिंग्स, मुझे लगता है वो ओरिजिनल फोटोग्राफी नहीं करते. आपको ये ज़रूर रूल बना लेना चाहिए कि हर रेस्टोरेंट अपने ही खाने की तस्वीर डाले, क्योंकि वो पिज्ज़ा दिखाते कोई और है, आता कोई और है. अच्छा, आउट ऑफ 6,000 रेस्टोरेंट्स वी हैव, 1500 पे अपनी फोटोग्राफी हो चुकी हुई है. Okay. और ये बाकियों को यू हैव टू नहीं, डंडा लेके आना है उनके नहीं. पीछे. सो व्हाट फूड पैंडा इज डूइंग, इस पे हमने प्लान कर लिया हुआ है, और इंशाल्लाह अगले 3 महीने में आपको नेक्स्ट 2000 रेस्टोरेंट्स पे फोटोग्राफी मिल जाएगी, और बाय एंड ऑफ दिस ईयर जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं आपको उनकी अपनी फोटोग्राफी मिलेगी, अपने फूड की फोटोग्राफी. बट आई मस्ट रियली से कि नाउ बिकॉज ऑफ देम पीपल हैव स्टार्टेड टू थिंक इम्पैक्ट. दूसरी चीज़ जो बस लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे होगा कि सिंस यू आर इन द बिजनेस ऑफ डिलीवरिंग फूड, मैं ये जानना चाहूँगी 2 एरियाज़ हैं जिसमें लोग बड़े कॉन्शियस हुए हैं. हेल्दी फूड, एक तो दे वांट टू लुक फॉर हेल्दी फूड ऑप्शंस. सेकेंडली द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डिलीवरी इटसेल्फ. सही. आई वुड रियली इनकरेज, क्योंकि अभी भी, क्योंकि जाहिर सी बात है हर चीज़ एकदम नहीं हो सकती, बट यू आर द राइट प्लेटफॉर्म जिसके ज़रिए रेस्टोरेंट्स में ये अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है कि जो उनका डिलीवरी पैकेजिंग है वो इको फ्रेंडली हो. दे शुड बी लेस प्लास्टिक्स, लेस नॉन रिसाइक्लेबल मटेरियल्स यूज्ड है. बिल्कुल. इसमें हम हमारा ग्लोबल इनिशिएटिव भी है और लोकली भी हम लोग रेस्टोरेंट्स को हेल्प कर रहे हैं कनेक्टिंग विद द राइट पीपल, एंड इन फ्यूचर we will be coming up with kind of eco-friendly packaging as well. Yes. जो हम लोग रेस्टोरेंट को सप्लाई करेंगे. Absolutely. यानी प्लास्टिक फुटप्रिंट, आपका कार्बन फुटप्रिंट जितना कम हो. एंड यू नो बिकॉज अ लॉट ऑफ यंग पीपल आर ऑर्डरिंग थ्रू फूड पैंडा, तो उनमें भी ये अवेयरनेस हो कि जो आप मंगाते हैं, आपने तो बड़े मज़े से चाउमीन खा लिया, उसके बाद वो जो प्लास्टिक का चमचा फेंकते हैं वो साल बल्कि आप चले जाएंगे, वो इसी प्लानट पे रहेगा. तो हमें इन चीज़ों के लिए भी थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए. थैंक यू सो मच मोहसिन वंस अगेन जी. 24 अप्रैल तक ज़बरदस्त इनकी जो सेलिब्रेशन है विद मैकडॉनल्ड्स चल रही है. यू कैन गेट अ न्यू डील फॉर 250 रुपीज़. टुडे दे स्टार्टिंग विद मैक्रिस्पी, बट इट विल गो ऑल द वे टिल 24 अप्रैल. इसके अलावा ज़बरदस्त न्यू स्कीम, 50 रुपीज़ तक का भी अगर ऑर्डर हो, फ्री ऑफ एनी डिलीवरी चार्जेस आपके घर तक पहुंचाया जाएगा. अपना ख्याल रखें, कोई मज़े का नाश्ता ब्रंच ऑर्डर करें. हम भी इंतज़ार कर रहे हैं अपने डोनट्स और कॉफ़ी का. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. विल बी राइट बैक. एंड वेलकम बैक. क्या हाल चाल है आप लोगों के. अब हम जो बात करने लगे हैं इस वक्त वो तमाम लोगों के लिए एक मेरे ख्याल में वेकअप कॉल है जिनको लगता है कि ख़वातीन ड्राइविंग नहीं कर सकती. आपने सुबह सुबह देखा होगा जैसे ही ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो जब कभी थोड़ी गाड़ी कोई स्लो चल रही होती है पीछे से, आपका ड्राइवर या अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हैं मर्द हजरात, तो कहते हैं ज़रूर आगे कोई खातून ड्राइवर होगी. आई डोंट नो व्हाई वी हैव स्टीरियोटाइप वुमेन टू बी रियली बैड ड्राइवर्स. पर अगर आज मिलो पाकिस्तान में हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ज़बरदस्त रैली विनर से जो कि रिसेंटली ये मोटर स्पोर्ट्स सीन पे पाकिस्तान की उभरी हैं, बट शी हैज़ डेफिनेटली मेड हर मार्क. सो सबसे पहले आपको इनके हवाले से एक रिपोर्ट दिखाते हैं. शी हैज़ मेड अस ऑल वेरी वेरी प्राउड. लेट्स टेक अ लुक एट दैट. जनाब, सलमा इज़ डेफिनेटली अ ट्रेंड सेटर एंड एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन. चकवाल 4x4 ये इनॉग्रल रैली थी जिसको इन्होंने जीत कर अपने नाम किया एंड इन मेयरली 22 मिनट्स इन्होंने अपने आप को विमेंस कैटेगरी में विनर प्रूव किया. इसके अलावा आपको बताते चलें हब रैली, सवात रैली और सरफंगा रैली के टाइटल्स भी इन्होंने अपने नाम किए. हमारे साथ बराह रास्त हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं सलमा मरवत खान. अस्सलाम वालेकुम सलमा.
वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल हैं आपके? और बहुत बहुत मुबारक हो मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से। माशाल्लाह ये कामयाबियों का सफ़र इसी तरह चलता रहे। लेकिन सबसे पहले आपसे यही सवाल करना चाहूँगी, व्हाट इंस्पायर्ड यू? ये बड़ा ही एक थ्रिलिंग और एडवेंचरस माइंडसेट होना चाहिए टू बी अ रैली विनर। ये आपने कैसे अडॉप्ट किया? इसकी इंस्पिरेशन घर में ही कोई था या किस तरह आपको ये शौक़ पैदा हुआ? इंस्पिरेशन अगर आप कहें, इंस्पिरेशन जो है मतलब मैं खुद चाइल्डहुड से मुझे गाड़ियाँ पसंद थी, रेसिंग, और मेरे बाबा काफ़ी फास्ट ड्राइव करते थे। ओके। तो उनके साथ बैठ के थोड़ा सा मुझे शौक डेवलप हुआ। आवाज़ नहीं आ रही? हेलो जी सलमा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि तमाम ही लोग ड्राइविंग जब सीखते हैं तो उस वक्त उनका बड़ा शौक होता है कि हम स्पीड में गाड़ी चलाएं। स्पीड के लिए आपको थोड़ा सा कंट्रोल, आपका तो एक्सीलेंट कंट्रोल है ऑन द स्टीयरिंग व्हील, लेकिन इसके साथ साथ जब नई हम ड्राइविंग सीख रहे होते हैं तो लोग कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता चलाएं। आप शुरू से ही फास्ट ड्राइविंग करती थी? गाड़ी जब मैंने सीखी थी बचपन में, मैंने छुप के बाबा की गाड़ी निकालती थी। और ऑफ कोर्स आप जब स्टार्ट लेते हो तो हमेशा स्लो लिया करो ताकि आपको मतलब कंट्रोल गाड़ी पे आ जाए। सही। लेकिन फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता मतलब रोड्स पे जाना और फास्ट ड्राइव करना, तो इसी तरह प्रैक्टिस भी बनती गई और कंट्रोल भी आता गया गाड़ी। ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि ये जो छुप के ड्राइविंग सीखने का हम सब ने मज़ा लिया है, ये आपके और बहन भाई भी थे जिनके साथ ये हो रहे थे या ये बिल्कुल ही खुफिया राजदारी से अपना मिशन था आपका? और बहन भाई मतलब अगर घर में देखा जाए तो माशाल्लाह मतलब सारे बहन भाई अच्छी मतलब पोस्ट पे हैं सारे। लेकिन मैं चाइल्डहुड से गेम में भी थी और गेम्स में मतलब मैं नेशनल लेवल पे भी खेल चुकी हूँ जी। तो छुप के गाड़ी निकालती सिर्फ मैं ही थी। अच्छा, मुझे बताएं कितने बहन भाई हैं सलमा आपके? और अब माशाल्लाह जब आप इतनी रैलीज के टाइटल्स अपने नाम कर चुकी हैं तो फैमिली का, घर वालों का सपोर्ट आपके साथ है, वो क्या सोचते हैं इस बारे में? जी, हम लोग 5 बहनें और 2 भाई हैं और मैं सेकंड लास्ट नंबर पे हूँ। और फैमिली वाले बहुत खुश होते हैं कि मतलब देखते हैं कि टाइटल्स जीत कर आ रही हूँ मैं, और काफ़ी मतलब अप्रिशिएट करते हैं। ज़बरदस्त। और अम्मी अब्बू कभी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने देखा है यू नो नॉट टू प्लांट दैट थॉट इन योर हेड, लेकिन ये काफ़ी एडवेंचरस और सेफ्टी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभार स्पीड पे कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल भी हो जाता है, तो क्या आपकी हिफाजत, आपकी सेफ्टी के हवाले से कभी होते हैं? सेफ्टी के हवाले से मैं आपको ये बताऊं, रैलीज में हमें जो गाड़ियां मिलती हैं वो पहले से ही मतलब उसमें रोल केज लगा हुआ था। अगर रोल ओवर होती है गाड़ी तो आपकी बचत हो जाती है। और हमारे पास जो सीट बेल्ट होती हैं वो भी स्पेशल रेसिंग कार्स की होती हैं। सही। तो वो इतना इशू नहीं होता। हाँ, जाने से पहले मुझे जरूर कह के जाते हैं मतलब ड्राइव सेफ। ओके सलमा, आपके तवज्जुह से, बिकॉज यू आर अ रोल मॉडल नॉट जस्ट फॉर द गर्ल्स बट फॉर एवरीबडी जिसको स्पीड का, रैलीज का शौक है, आप जानती हैं कि आप तो बाकायदा रैलीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो। जिस तरह आपने कहा कि उसमें स्पेशल इक्विपमेंट गाड़ियों में फिटेड होता है जो एंटी रोल ओवर होता है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे यंगस्टर्स स्पीडिंग और थ्रिल के लिए खुद ही एमेच्योर्स, यानी किसी वीरान जगह पे गाड़ी को तेज़ भगाना करना या सड़क खाली मिली है तो करना, आप उनको क्या कहना चाहेंगी? हाँ, मैं पिछले दिनों में काफ़ी मतलब मैंने न्यूज़ सुनी है कि काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं जी। तो इनको ख्याल रखना चाहिए क्योंकि रोड पे भगाना, और फिर आपको पता ही नहीं है कि गाड़ी की ब्रेक्स किस्म की है, कंट्रोल कितना है, उसकी रोड ग्रिप कितनी है। तो मैं तो स्पेशली यंगस्टर्स को कहूँगी कि प्लीज़ मतलब इस तरह के रिस्क ना लिया करें। पिछले दिनों काफ़ी डेथ्स हुई हैं इसी वजह से। और पूरी गाड़ियाँ हम देखते हैं कि इस्लामाबाद शहर में भी। इसके अलावा अक्सर ये जो थ्रिल आती है, अगर आप नोटिस करो, जहाँ टेरेन बदल नहीं रही होती, अगर हम मोटरवे पे जा रहे हैं और दोनों तरफ दरख्त हैं या मैदान है, तो आपको पता नहीं चलता कि आप कितनी स्पीड में जा रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहोगे सलमा, के अक्सर हमारी जो गाड़ियां हैं वो एक तो रोड सेफ्टी का हम ख्याल नहीं करते कि व्हीकल फिट है या नहीं। बाहर के मुमालिक में अगर आप एक सर्टेन स्पीड से ज़्यादा जा रहे हैं तो गाड़ी में एक रिंगर या एक बेल बजने लगती है जो आपको बताती है कि आप बहुत ज़्यादा स्पीड में। पाकिस्तान में ये हमने अक्सर नहीं देखा। तो क्या कहेंगी हमारे यंग ड्राइवर्स के लिए? देखिए, यंग ड्राइवर्स को यही कहूंगी कि मैं मोटरवे पर खुद जब गाड़ी मतलब मैं ड्राइव खुद करके जाती हूँ तो हर थोड़ी देर बाद स्पीड कैमरास लगे हुए होते हैं। सही। लेकिन जहाँ पे मैंने ये देखा है कि थोड़ा सा मतलब अगर स्पीड कैमरा में थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाए तो लोग गाड़ियाँ भगाना शुरू कर देते हैं, गलत करते हैं। हाँ। तो जरूरी नहीं है कि आप स्पीड कैमरा देख के ही ब्रेक लगाओ, और खुद मतलब ख्याल करना चाहिए
मोटरवे पे अगर आपको पता है सलमा, मैं इस पे थोड़ी सी रिसर्च कर रही थी तो बकायदा लंदन में इस बात पे भी आपको ड्राइविंग टिकट मिल जाता है कि अगर वो एक ट्रेंड देख लें कि आप वैसे तो गाड़ी बड़ी तेज भगा रहे थे, लेकिन जैसे ही आप कैमरे के करीब पहुंचे या इस तरह के स्पीडोमीटर के करीब पहुंचे तो आपने गाड़ी को स्लो कर लिया, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि आप सिस्टम से चालाकी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपसे एक आखिरी सवाल ये करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जो इम्प्रेशन है कि लड़कियां अच्छी ड्राइविंग नहीं कर सकती, इसकी क्या बेसिस है आपके ख्याल में? नहीं, मेरे ख्याल मतलब ये तो गलत है क्योंकि मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। लड़कियां बहुत अच्छी ड्राइविंग कर सकती हैं। हाँ, थोड़ा बहुत ये है कि उनमें कॉन्फिडेंस लेवल मैंने कुछ मतलब मेजॉरिटी जो है वो कम है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है कि लड़कियां ड्राइविंग अच्छी नहीं कर सकती है। मैं रैलीज में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है काफी मेल पार्टिसिपेंट। हाँ, मुझे ऐसा लगता है सलमा कि एट टाइम्स खवातीन जब गाड़ी चलाना सीख रही होती हैं तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को बड़ा रिलीजियसली फॉलो करती हैं और मुहतात ड्राइवर्स होती हैं। इसकी वजह से आसपास के लोगों को लगता है कि भाई अब खातून टर्न करने में बहुत टाइम लगाएगी, वाकई सिग्नल जब ग्रीन होगा तभी गाड़ी निकालेगी, तो ये सब चीज़ें उनको अनॉय कर रही होती हैं। आप क्या कहती हैं? नहीं, थोड़ा सा हमारे यहाँ ट्रेंड है कि फीमेल जो है वो उनको शायद स्टार्ट से ही घर से ही थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में भी कम दिया हुआ हो। जैसे मैंने गाड़ी मतलब चलानी शुरू की है तो मैंने खुद से निकाली है गाड़ी, तो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल एक और होता है। फिर उसके बाद प्रॉपर मैंने ट्रेनिंग ली कि मतलब मैंने सारी चीजें मुझे मेरे फादर ने बताई थी, फिर उन्होंने देखा कि इसको मतलब काफी शौक है, तो आई गेस घर से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो कम मिलता है, इसलिए वो डरी डरी गाड़ियां चलाती हैं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया सलमा। और आपको बताते चलें कि जो रैलीज पार्टिसिपेट करते हैं या स्पीड में अपने हवास को रख सकते हैं, और इसको कहा जाता है स्पेशल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की भी कई इकसाम होती हैं, तो अपने आप को स्पेस एंड मूवमेंट में अपने आप का कंट्रोल रखना और अपने आप को स्टीयर कर पाना, इसको कहते हैं जी स्पेशल इंटेलिजेंस। और अल्हम्दुलिल्लाह सलमा ने इसका ज़बरदस्त मुजाहरा किया है। आपको ये भी बताते चलें कि एक छोटे से ब्रेक की तरफ हमें जाना पड़ रहा है, लेकिन इसके बाद वापस आएंगे तो वी हैव अ वेरी स्पेशल मैसेज फ्रॉम स्काई इलेक्ट्रिक for you as well। वो क्या है जी, ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर बिग डिस्कशन। और कल की डिस्कशन से थोड़ा सा हम कुछ चीज़ें लेंगे जहां तक हम पहुंचे थे, और इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे आज के सब्जेक्ट को लेके। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है जी, हमने थोड़ा उसको ओपन एंडेड रखा है, कहानी हर घर की। और ये कहानियाँ डिपिक्ट होती हैं हमारे टेलीविजन ड्रामों में, हमारी न्यूज़ में। जब हम कोई ऐसी नेगेटिव बात सुनते हैं कि जी हस्बैंड एंड वाइफ की नाचाकी हुई, झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एक इंसान को वन ऑफ द पार्टनर्स गॉट मर्डर्ड, और जी बाके वापस जाके उसकी कड़ियां जोड़ते हैं तो पता चलता है जी खाना गर्म करने मुखलिसी इसमें शो होती है। लेकिन कभी कभार इस मुखलिस अंदाज को लोग वीकनेस भी समझते हैं। हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया है हमारे माशरे में, हम एम्बिशन को बुरा बना के शो करते हैं। यानी हमारे ड्रामों में कभी आपको कोई प्रोफेशनली इंस्पायर्ड खातून बहुत कम प्रोटैगनिस्ट नज़र आती हैं। आमतौर पर अगर वो काम करने के लिए घर से निकली हैं तो दिखाया जाता है कि कोई मजबूरी थी, या इवेंचुअली 4 बहनों के एक हाउस होल्ड में एक बहन सोचती है कि बस मैं अपने वालिदैन का बेटा बन के दिखाऊंगी। तो क्या एक खातून का एम्बिशन नहीं हो सकता? क्या उसको वाकई एक मर्द के खोल में जाना पड़ेगा तभी वो एक अच्छी अपने आप के लिए एक मकाम बना सकती है? एंड देन इवेंचुअली what are the key messages that we are giving to the new generation? कई चीज़ों में अगर हम रद्दो बदल ला रहे हैं, मस्बत तब्दीली ला रहे हैं, तो कितनी रेजिस्टेंस और बैकलैश है, इस पे बात करेंगे। We have a brilliant panel today. Both of these women are champions in their own right, और इसी हवाले से काम भी करती हैं। One is a social activist, the other is a change maker। एक ने जी एक फलाही इदारे और इनिशिएटिव्स के ज़रिए इसको हल करने की कोशिश की। The other one is trying to change the narrative through her writing in पाकिस्तानी ड्रामास। हमारे साथ मौजूद हैं बी गुल एंड ऑफ कोर्स नाजिया खान। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। और अगर मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ बी गुल यही करूं, बिकॉज सम ऑफ योर राइटिंग हैज़ बीन वेरी बोल्ड, और जो कैरेक्टर्स हैं वो किरदार हम अपने इर्द गिर्द लगते हैं, लेकिन हमें वो कहते हैं कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेना, हम इनके बारे में बात नहीं करना चाहते। एंड you've highlighted them।
पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि अगर हम एक खातून को कहें कि तुम्हारा रोल मॉडल क्या होना चाहिए, what are some of the values that somebody who's respected, who's loved, who's considered to be amazing in our society, उसमें वो क्या qualities होनी चाहिए? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर सिद्रा, इट्स लवली टू बी हियर। ऑल्दो कि अब बड़ी इररेलेवेंट लगने लगी हैं ये सब बातें जो हम बैठ के करते हैं, समहाउ कहीं लगता है कि इसकी कोई रेलेवेंस इतनी रही नहीं कि हम ये सब चीज़ें डिस्कस करें। पर थैंक यू फॉर क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आके मैं आपको बताऊँ, कतरा कतरा समंदर बनता है। हमें ऐसा लगता है कि इन चीज़ों, नो ऑनेस्टली हमें लगता है कि इन चीज़ों की सुनवाई नहीं है या लोगों में चेंज नहीं आ रहा, द चेंज इज़ ऑल अराउंड अस। दैट्स ट्रू, और चेंज इज़ विद इन अस, यू नो। अब रोल मॉडल की जो आपने बात की है, दो किस्म के रोल मॉडल्स मुझे लगता है होते हैं कि आप व्हेन यू ग्रोइंग अप एंड स्पेशली इफ यू टॉकिंग अबाउट वुमेन, एक औरत जब एक बच्ची घर में बड़ी हो रही होती है तो उसके इर्द गिर्द की जो औरतें हैं और जो मर्द हैं उनमें से कोई एक उसका रोल मॉडल होता है, अनकॉन्शियसली होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी कॉन्शियसनेस नहीं होती, यू नो, टू फॉलो समबडी, एंड दैट इज़ वेरी नेचुरल एंड ऑर्गेनिक कि आप किसको फॉलो करते हैं, चुपके से खुद ब खुद वैसे ढलते हैं। आपको पता है इतनी इंटरेस्टिंग बात है, अभी 2 साल पहले वी स्टार्टेड गोइंग टू अ लॉट ऑफ कॉलेजेस, और पहले जहाँ पे एम्बिशन होता था कि डॉक्टर बनूंगी, मैं इंजीनियर बनूंगी, विच इज़ ग्रेट, फिर एक टाइम आया जी मैं IT इंजीनियर बनूंगी, फोटोग्राफर बनूंगी, या फिर यू नो बिजनेस वूमन बनूंगी। नाउ वेरी रिसेंटली आई वेंट टू कॉलेज, और जब मैं बच्चों से यही रिस्पॉन्स ले रही थी, एवरीबडी वांटेड टू बी अ टेलीविजन होस्ट। it's very humbling, but at the same time everybody wants to be a television host because कहीं ना कहीं वो फैंटेसी हिट करी है कि जी अपनी मर्जी से बात करते हैं, फ्रीडम होती है, तैयार भी हो जाते हैं, ग्लैमर भी है, लोग रिकग्नाइज भी करते हैं। तो आई थिंक that those things are playing a part. I think that's one positive side of capitalism also, if you see it like that. क्योंकि जब हर चीज़ में पैसा आने लगता है और आपकी इकोनॉमी बढ़ने लगती है और औरत आपके घर से निकल कर पैसा लाने लगती है, तो बहुत शिफ्ट आती है एटीट्यूड्स में भी, सोच में भी आती है। हमारी इंडस्ट्री से मुंसलिक चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, एक ख्याल है जो कि गलत भी नहीं है कि इट इज़ प्रॉस्परिंग, इट इज़ ग्लैमरस, इट ब्रिंग्स मनी, तो वो बहुत सारी फैंटेसीज जुड़ी हैं टू बी ऑन अ स्क्रीन एंड टू यू नो, बट टॉकिंग अबाउट अ कॉमन हाउस होम मेकर वुमन, नाजिया आपके पास आना चाहूँगी कि अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हम कहते हैं कि जी टीन एज में, अर्ली 20s में जब तक लड़कियों की शादियां नहीं होती हैं तो बड़े ख्वाब सजाती हैं, दे ड्रीम ऑफ हैविंग देयर ड्रीम होम, देयर ड्रीम पार्टनर, देयर ड्रीम लाइफ, मे बी अ ड्रीम प्रोफेशन एज वेल, लेकिन आमतौर पे अगर पार्टनर और हाउस होल्ड से मुताबिक तो वो ख्वाब देखती हैं। फिर वो ख्वाब और असलियत में जब दूरी बढ़ने लगती है तो जस्ट लाइक अ मैन गोज थ्रू अ मिड लाइफ क्राइसिस, अ वुमन इज ऑल्सो हिट बाय डिप्रेशन इन द 30s व्हेन यू नो बच्चे हैं, एग्जॉस्टेड भी है, अपने ऊपर लुक्स पे, अपनी सेहत पे उस तरह ध्यान नहीं दे पा रही, पहले जैसी एनर्जी नहीं फील कर रही। वहाँ पे a lot of women I have seen they go into a victim mentality कि पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट है, और ये हम ड्रामों में भी शो करते हैं। आप क्या कहेंगी, why does a woman start blaming and starts to feel like a victim? देखिए ये जो है ना, ये शुरू होती है तरबियत से। अच्छा, फ्रॉम द स्टार्ट, हाँ। कि उसको किस तरह से उसको हमने हमारे स्पेशली आप देखें हमारे जो हमारी सोसाइटी है, जिस तरीके से हमारी औरतों का ब्रॉटअप हो रहा है, ये सिर्फ 30s में आके नहीं हो रहा है, ये शुरू से हो रहा है। हाँ। आप स्कूल एज में हो तुम्हें इतना कर लेना है, ठीक है, कॉलेज में हो इतना आ जाएगा तो ठीक है ये कर लेना, मतलब कि हमारे ऊपर, मैं आपको 95% वुमेन की बात कर रही हूँ, 95% जो हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन है वो उनकी तरबियत सी हुई है, हो रही है। नहीं होता कि हर एज का अपना टेंशन, लेकिन फिर ग्रीवियंस वही बात है ना कि पहले तो फिर भी आपके एक होप है कि जी जिंदगी बदल जाएगी। मैं यहाँ अक्सर लड़कियाँ, मैं अब सरप्राइज होती हूँ इस बात से, लेकिन कुछ रिसर्चर्स ये शो करती हैं कि जब शादी के लिए हाँ करती हैं तो उसका रीज़न ये होता है कि बस ठीक इस माहौल से थोड़ा उकता गए, चेंज की ज़रूरत है लाइफ में, उधर जाएंगे तो एक होप है कि वहाँ पे माहौल तो वही है। अब जैसे आपने कहा कि रोल मॉडल की आप बात कर रही हैं, तो देखें इंसान जो होता है, जो मैं एक औरत की बात नहीं कर रही, मैं एक इन जनरल इंसान की बात कर रही हूँ, कि जब हम छोटे होते हैं तो हम जब छोटे थे तो हमें बोलते थे कि आप क्या बनोगे, हम बोलते थे, मैं 10 चीजें बोलती थी, आई वांट टू बी लाइक दिस, आई वांट टू बी लाइक दिस, आई वांट टू बी लाइक दिस, एंड देन कंटिन्यूअसली देन आई बिकेम व्हाट आई बिकेम राइट नाउ, मैंने सोचा भी नहीं था। सही, ठीक है। तो मतलब ये प्रोग्रेसिव सोच जो होती है ना, ये तो हमारी एक एकेडमिक से भी आ रही है, हमारी तरबियत से भी आ रही है,
ठीक है, ये जो प्रोग्रेसिव सोच कैसे बनती है इंसान अच्छा, की? बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की। कल परसों हमारे साथ उज़मा अल करीम थी, वी ऑल नो हर एज अ मीडिया ब्रॉडकास्टर। शी सेड आई ओनली वांटेड टू बी अ हाउसवाइफ। मैं शादी के पहले 2-2.5 साल के बाद मैं घर में बैठी हुई थी और एक दिन उनकी सास वापस आई और उन्होंने देखा ये बैठ के ना कोई टीवी ऐसी देख रही है, ट्रैश टीवी ना, कि कोई खास चीज़ नहीं, एंड शी गॉट सो अपसेट। शी इज़ लाइक, और वो अभी भी माशाल्लाह उज़मा बताती हैं कि हर मदर इन लॉ इज 70 years old एंड शी स्टिल वर्किंग। तो उनको ये बात उन्होंने कहा या तो ये पढ़ाई करे या ये जाके काम करे, लेकिन ये घर में बैठ के टीवी देखना। बड़ी इंप्रेस हुई उस सास से, सलाम करती हूँ मैं उनको। ऐसी सासें होनी चाहिए भाई। लेकिन पता है आजकल का माहौल, मैं समझती हूँ, जैसे हम बात करें, आप बिल्कुल, मैं आपसे 200% एग्री करती हूँ। ये जो ड्रामों में ये जो सैडनेस का बोल बाला है, औरत मुझे बताओ, मुझे तो लगता है, आई एम सॉरी टू से, समटाइम्स मैं जब मूव कर रहे होते हैं, परसों मैं वहाँ थी, एयर एविएशन में थी और सारे पायलट्स थे। हम लोग ने एक कैंपिंग स्टार्ट की थी एम्बुलेंस को रख सकते थे बाबा, तो अब हम लोग एयर एम्बुलेंस को प्रमोट कर रहे हैं। तो उन्होंने, हम लोग एयर 5 है, उन्होंने मैं बुलाया था। आई वॉज द ओनली फीमेल। मुझे तो उन लोगों को तरस आता है कि द वे दे वर, ओके मैम, ओके मैम। तो मैं बोलती हूँ कि पता नहीं किस दौर के ड्रामे ये लोग बना रहे हैं, किस दौर की सोच है, क्योंकि आजकल की माओ की भी सोच बदल गई है, बदल रही है। और इस तरह की जो खातून है, जैसे आई लव द वे शी सेड, कि अभी हमें बता रही थी कि मैंने ऐसे लिखा तो लोगों ने ऐसे रिएक्ट किया, ऐसे ही मैं कहती हूँ, ऐसे और आप लिखें, ऐसे ही राइटर्स चेंज कर सकते हैं। अच्छा, बड़ी मज़ेदार बात है, रीस विदरस्पून ने एक कंपनी बनाई है, नाउ शी इज़ इनटू प्रोडक्शंस, जहाँ पे उन्होंने कहा कि ख़वातीन की कहानी, द वे द वुमेन एक्चुअली सी एंड एक्सपीरियंस इट, उसको मंजर आम पे लाना। Exactly. और उसने एक स्पीच में बड़ी मज़ेदार बात की। उसने कहा कि जी हर मूवी जो मैंने की, और ये सिर्फ हमारा अलमिया नहीं है, मैं हॉलीवुड तक की आपको बात बता रही हूँ, कहती है हॉलीवुड में भी हर मूवी में एक पॉइंट आता है जहाँ पे फीमेल कैरेक्टर या जो लीड होती है वो पलट के कहती है तो अब हम क्या करें। कहती है कि साइकोलॉजिस्ट को अगर देखें, सोशल सिक्योरिटी की बात की जाए, इवन एक छोटे बच्चे को भी बताया जाता है कि अगर तुम गुम जाओ किसी मेले में, किसी शॉपिंग सेंटर में, तो रादर देन गोइंग टू अ मैन, गो टू अ वुमन एंड टेल हर कि, और वो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स भी आपके, अगर बच्चा कहीं गुम जाता है तो किसी खातून के पास जाके कहता है मेरी अम्मी खो गई। आदमी को कभी नहीं कहता। अगर ये खातून कोई ना कोई, अगर आप ये प्रोग्राम देख रही हैं, अगर आप कहीं उलझ भी गई, ये सवाल आप अपने आप से करती हैं, लेकिन मजबूत खातून इतनी होती है, कभी वो किसी और से नहीं कहती। बिल्कुल कभी ऐसा हुआ है कि यू हैव गॉन टू अ पर्सन से, अब मैं क्या करूं? दैट्स ट्रू। ये देखिए, जो कंटेंट की बात आप कर रही हैं, ड्रामों में जो मजलूम औरत या बेचारी औरत दिखाई जाती है, अब तो कुछ लग रहा है कहीं पे क्रैक हो रहा है ये सारा कुछ, और बात होने लगी है, लोगों ने कहना शुरू कर दिया है। बट उस मजलूम औरत एक्चुअली इज़ अ गुड वुमन। हमारे यहाँ जो एक डिफाइन किया गया है मजलूम औरत, वो एक अच्छी औरत है। पिटने वाली औरत बड़ी अच्छी औरत है, सब्र करने वाली औरत बहुत अच्छी औरत है, तवक्कुल करने वाली औरत, पीछे चलने वाली औरत, तवक्कुल करने वाली, शुक्र करने वाली, हर हाल में खुश रहने वाली इज अ गुड वुमन। सही। तो जो अपने हालात बदल देना चाहती है या वो एक कदम आगे चल देती है मर्द से, पछताती है, इवन बराबर 4 किस्तों के बाद पछताती है, वो ना इधर की रहती है ना उधर की रहती है। सो ये चीज जो है, जिसने अपने दिल की, जिसने मनमानी की, वो तो उसको दिखाना है आपने कि वो मनमानी से अलावा जिसने अपने टैलेंट को पहचाना, जिसके अंदर एक कैपेबिलिटी थी कि वो कुछ दोनों काम कर सकती है। देखिए, वर्किंग वुमन इज एन आइडियल होम मेकर आल्सो, बिकॉज उसके पास मैनेजिंग स्किल्स होती हैं, नहीं होती तो वो सीख लेती है बाहर निकल के। देयर इज नो हार्म इन बीइंग अ हाउसवाइफ। नहीं, और सीख लेती के साथ साथ बिल्कुल इफ वी विल ऐड, उसका ना पर्सपेक्टिव भी बदलता है। वो इस बात पे नहीं उदास होती कि हाय मुझसे गाजर का हलवा अच्छा नहीं बनता, वो कहती है कोई बात नहीं, कुछ और खा लो। जी, दैट्स ट्रू। और दोनों प्रेशर्स होते हैं, जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि फिर उससे एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं कि वो बेचारी अगर काम भी करी तो एक गिल्ट के साथ कर रही होती। नाश्ता वो सुबह सबका बनाती है, अपना नहीं वो कर पाती, कोई बात नहीं, सबको नाश्ता। गुड वुमन और बैड वुमन की यानी एक अंडरस्टैंडिंग, हमारी परसेप्शंस की बात की। व्हाट अबाउट अ वुमन हु इज अबव द एज ऑफ 28 या 25, जो हमारे यहाँ मैरिडेबल एज समझी जाती है, एंड शी इज स्टिल अ सिंगल पर्सन। उसकी सारी की सारी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स एक साइड पे, आप उसको बार बार ये कहते हैं तुम एक टेट्रा पैक हो और तुम्हारी एक्सपायरी डेट आ रही है। इस पे हम बात करेंगे जी। दे आर सो, पहले तो शायद शाज़ो नाज़िर होता था, लेकिन अब हर घर में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी शादियां हमारे सो कॉल्ड सिस्टम के मुताबिक 20s में नहीं हुई। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रेशर्स ऑफ दैट वुमन। हर घर की ये कहानी है। क्या उनको क्या कुछ नहीं कहा जाता, ये वजीफा पढ़ लो बहुत जल्दी अच्छा सा रिश्ता आ
जाएगा, या चलो अब वाकई तुम्हें शादी के बारे में सोचना चाहिए। ऑल दैट एंड मोर इन टुडेज शो, एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि स्काई इलेक्ट्रिक की तरफ से आपके लिए एक स्पेशल मैसेज होगा जी। ये आपको जो आपके घर में बिजली इस्तेमाल हो रही है उसमें आप एक कंपोनेंट क्लीन एनर्जी का भी कर सकते हैं। दिस इज़ अ सोलर पावर पैनल जिसको आप लगा कर अपने घर की कुछ बिजली ये क्लीन एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त सनशाइन होती है जो हमारे मुल्क में, उसको इस्तेमाल करते हुए लेट्स कन्वर्ट इट। और नेशनल ग्रिड में तो वो जब शामिल होगी सो होगी, लेकिन आपके घर के ग्रिड में शामिल हो सकती है। एंड ऑफ कोर्स ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम हो जाएगा और बिजली की बचत भी होगी। यानी जो एक्चुअली आप केई की तरफ से या वापडा की तरफ से जो बिजली आपके घर में आ रही है वो कम इस्तेमाल होगी। कमिंग बैक टू आवर सब्जेक्ट, हमने ब्रेक पे जाने से पहले भी यही बात की थी, विक्टिम माइंडसेट एंड समटाइम्स वी ग्लोरीफाई। जब हमारे इर्द गिर्द शायद ये इतना कॉमन नहीं है, जब मेल प्रोटैगनिस्ट को दिखाया जाता है कि वो बहुत कंपैशनेट है, वो अपनी बीवी की बात सुन रहा है, उससे हमदर्दी कर रहा है या उस पर भरोसा भी कर रहा है, तो उसको शदीद अंदाज में मैं कहती हूँ ग्लोरीफाई किया जाता है। क्या ये वाकई इतना अनकॉमन है हमारे घरों में? दैट्स द की क्वेश्चन आई हैव। पीपल, अगर आपसे ये शुरुआत करूं कि हम हर दफ़ा देखते हैं कि जी ज़माना, समाज, सास, नंदे सब एक बेचारी बहू पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और हम उस हीरो को बड़ा पसंद करते हैं जो सब कुछ कहने के बावजूद अपनी बीवी की बात पे यकीन रखता है, हालांकि बीवी के बाद कोई सबूत नहीं होता। इज़ दैट वेरी अनकॉमन इन आवर सोसाइटी? आई थिंक इट इज़ अनकॉमन, अनफॉर्चुनेटली इट इज़ अनकॉमन। लेकिन इसकी ग्लोरिफिकेशन जो है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर किसी मर्द ने किसी बीवी की बात या अपनी माँ की भी, किसी भी रिलेशनशिप में बहन की बात भी मान ली या बीवी की बात सुन ली या प्रायोरिटाइज कर दिया उसकी किसी बात को और उसकी चॉइस को, तो वो बहुत फरिश्ता इंसान मर्द है। वो फिर मर्द नहीं है, वो फरिश्ता है। फिर इट्स वेरी वो नेमत है, वो नेमत है। और जितना शुक्र अदा किया जाए, और आपने देखा होगा जितनी प्रोफेशनल औरतें होती हैं उनसे ही पूछा जाता है कि इज योर हस्बैंड सपोर्टिव, इज योर फादर सपोर्टिव, योर ब्रदर, हाउ डू यू बैलेंस। और अगर सपोर्टिव है तो वाओ यू आर सो लकी, सो लकी। यानी आपको तो नफल पढ़ने चाहिए। लेकिन कभी किसी मर्द से पूछा है कि इज योर वाइफ सपोर्टिव, इज योर मदर सपोर्टिव, और योर सिस्टर सपोर्टिव? वो तो जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा है। एग्जैक्टली। सो वो स्ट्रांग इंडिपेंडेंट वुमन होती है, बट स्ट्रांग इंडिपेंडेंट मैन तो हमने कभी नहीं सुना है। वो तो होता है, मैन की डेफिनेशन ही यही है। नाजी, आप क्या कहेंगी? आप इससे पहले हम एक बात ये भी कह रहे थे कि अ लॉट ऑफ वुमेन बाय चॉइस, फॉर एकेडमिक रीजंस, फॉर प्रोफेशनल रीजंस, घरेलू जिम्मेदारियां, वो जो हमारे यहाँ एक नॉर्म था कि आम तौर पे लड़कियों की शादी 25 साल की उम्र से पहले हो जाती है, अब ऐसी खवातीन नहीं भी। यानी दे आर पीपल बाय चॉइस हु आर स्टिल सिंगल एंड अबव द एज ऑफ 25। उनको जो मैसेज हमारा माशरा देता है वो कहता है हाय बेचारी, तुम्हारी तो उम्र निकल गई, अब क्या किया जाए। शादी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो जो उसको बेचारी को विक्टिमाइज किया जाता है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो क्योंकि मैं खुद भी एक ऐसी ही लाइक बिकॉज आई एम लाइक क्योंकि बहुत सारा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि यहाँ पे सिर्फ औरत नहीं आ जाती, क्योंकि एक इंसान। आपको ऐसा लगता है कि खातून से जैसे ये सवाल किया जाता है तो ऑटोमेटिकली वो एक जस्टिफिकेशन पोजीशन में चली जाती है, उसको बताना पड़ता है कि जी आदमी से कोई ये सवाल नहीं करता, लेकिन खातून से जब किया जाता है वो कहती है हाँ जी मैं पढ़ाई कर रही थी, हाँ जी मैं ये करना चाहती हूँ, रीजन देना पड़ता है उसको। देखिए, मसला ये है कि अगर इफ़ यू आर रियली डूइंग समथिंग, अब ऐसा नहीं है कि जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, क्योंकि मैं किसी और को क्या बोलूंगी, तो मैं अगर अपनी बात, हाँ पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आई कीप माई, मेरा एक आप देखें, एक तो सोशल एक्टिविस्ट जो होता है ना वो बनता नहीं है, वो होता है। ठीक है, जब आपको अल्लाह ताला ने, जैसे वो मैं इस बहुत खूबसूरत सी ऐसी बात, क्योंकि मैं खुद एक काउंसलर हूँ, तो मैं बहुत बिलीव करती हूँ खुद ही के ऊपर। ठीक है, खुद ही क्या होती है, आपको अपना आपको पहचानना। आपने अपने आप को पहचान लिया ना, तो चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, अगर आपने अपने आप को पहचान लिया ना, देन आपने अपनी जिंदगी जी। लेकिन ये प्लेटफॉर्म के जरिए नाजिया हम लोगों, मैं यही बताना चाह रही हूँ, आपकी तो खुद ही है, लेकिन बतौर माशरा जब हम चीजों को इतना टॉक्सिक और पॉइजनस बना देते हैं दैट वी कीप टेकिंग पॉट शॉट्स एट अ पर्सन, जिसकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है। जो लड़की होती है, जो उसका एक वो होता है ना, यानी कि चाहे जैसे आप कहीं मर्द को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन औरत फिर भी, देखिए शादी करना बहुत जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और शादी करना इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, बट इट इज
is very compulsory too. See, it is ideal. It is something which is necessary. This is very necessary. It's the way of life. लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आपकी ज़िंदगी की कोई भी वजूहात अगर रही हो और आपकी शादी इस वक्त तक नहीं हुई है, तो बाकी लोगों को उसको आपकी कमजोरी समझ के निशाना नहीं बनाना चाहिए. That's the message we want to give out. Look at कॉलर हमारे अच्छा. साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. जी, कौन साहिबा और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ और रिजवाना नाम है मेरा. जी रिजवाना, क्या कहेंगी? जी, मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो एक मीडिया पे दिखाया जाता है कि हर चीज़ में मसला तो ज़रूर डिस्कस होता है और जो हालात उस मसले की वजह से चल रहे होते हैं उसको भी दिखाया जाता है, लेकिन उसका जो सोल्यूशन होना चाहिए या उसका जो बेस्ट पाथ होना चाहिए वो कहीं नजर नहीं आता. सही. अभी ये तो देखते हैं कि जो लोगों के रवैये एक दूसरे के साथ बुरे हैं और उससे जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, लेकिन अदर जो उसकी साइड है, जो उसकी पॉजिटिव साइड है, तो वो हम देखते हैं नजर नहीं आ रही होती. बिल्कुल सही. तो वो जरूर नजर आनी चाहिए. खास तौर पर जब राइटर एक चीज को लिख रहा होता है तो उसमें वो जरूर दिखाए कि उस वजह से जो प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं उनको दूसरी साइड जो उसकी पॉजिटिव है कि उनका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, उसको कहाँ तक जा के और किस हद तक बर्दाश्त करना चाहिए या उस मसले में से किस तरह से निकलना चाहिए, वो जरूर आना चाहिए. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवाना हमें कॉल करने का एंड फॉर हाईलाइटिंग दिस. बिल्कुल, आई थिंक दिस इज दैट अवेकनिंग पार्ट ना, कि अब व्यूअर भी और हमारे इर्द गिर्द के लोग भी ये समझने लगे कि वो बेचारगी, विक्टिमहुड नीड्स टू बी शैकल्ड बिकॉज पीपल लुक एट इट एंड पीपल से कि यार ये तो नॉर्मल इंसान भी इस पर चीख पड़े, क्यों बर्दाश्त कर रही है. एज अ राइटर इज दैट डिफिकल्ट? I don't think there's anything difficult as a writer basically. आप लिखते ही कुछ हैं. स्क्रीन के लिए लिखने में बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए हो जाते हैं कि आप नॉवल तो लिख नहीं रहे, आपकी फ्रीडम और आपकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ होती है. बट आई टोटली एग्री विद रिजवाना ने जो बात की है. देखिए, काउंटर नैरेटिव बड़ा ज़रूरी होता है. अगर फिर मैं सिर्फ अपनी बात क्या करूं, लेकिन अगर अपनी बात करूं तो किसी हद तक मैंने दोनों चीज़ें दिखाने की कोशिश की है कि अगर कहीं पर शिकार भी है कोई औरत और हमारी ही तरह की है, पिस रही है, ख़त्म हो गई है, तो एक दूसरी औरत भी है उसी ज़िंदगी में जो उन्हीं हालात को किसी और तरह से हैंडल करती है. सो दिस अ काउंटर नैरेटिव इज देयर. बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है. I really want to ask you this, कि कभी ऐसा हुआ है कि you are depicting the grey areas जिसमें फुली ब्लैक या फुली वाइट कोई चीज़ नहीं होती, शेड्स होते हैं, तो आपको लगा कि भाई द मेन डोमिनेंट ट्रेट इज दैट दिस पर्सन और दिस मैन, द मेल कैरेक्टर इज शोन टू बी एन अब्यूज़र, लेकिन आपको एक व्यूअर से एक अजीब सा रिस्पॉन्स आया कि उस अब्यूज़र के साथ भी लोगों की सिंपथीज थी. बहुत सिंपथीज होती हैं. देखिए, अनफॉर्चुनेटली रोमांटिसाइज कर दिया जाता है अब्यूज़र को, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप रोमांटिसाइज कर देते हैं और वो कैरेक्टर इतना गुड लुकिंग और एक्टर होता है तो आप कहते हैं एग्जैक्टली. और बहुत सारे एक्टर्स तो करना नहीं चाहते हैं वो कैरेक्टर प्ले, क्योंकि उनको लगता है कि जी हमारा इमेज खराब हो जाएगा. लाइक हैट्स ऑफ टू नौमान एजाज who acted in one of my play as an abuser. अब I think there's a change now. A lot of good looking young actors, they want to play the villain, the you know the darker shades as well, which I think is very encouraging. लेकिन उसमें फिर एक फॉल्ट होता है क्योंकि वो इतना गुड लुकिंग होता है और उसकी फैन फॉलोइंग है, तो आप अब्यूजर के साथ भी सिंपथाइज करने लगता है, which is very unfortunate. very unfortunate कि आप बहुत सी चीज़ें अनफॉरगिविंग होती हैं ज़िंदगी में. वो भी आपकी एक साइकी है जो कनेक्टेड है मर्द के साथ, कि कुछ भी वो कर दे तो चलो माफ कर दो, चलो माफ, और अच्छी औरत बन जाओ ना, अच्छी औरत बन जाओ. कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, कौन साहिबा कहाँ से? शाहाना बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद. जी शाहाना, क्या कहेंगी? आपका टॉपिक आज का बहुत अच्छा है, बहुत Thank अच्छी you. डिस्कशन चल रही है. शुक्रिया. और मैंने भी टेलीविजन ऑन किया, मैंने कहा डिस्कशन और ये कॉल फौरन मिलाई जाए. बिल्कुल जबरदस्त. नन जेठानी और सास वगैरह का डिस्कशन ये जो हो रही है, एक बहुत अपनी लाइफ की एक बात शेयर करना चाहूँगी थोड़ी सी. 8 महीने पहले शादी हुई और मेरा जब रिश्ता आया, आई एम 25, यही था, मास्टर्स किया, एजुकेशन कंप्लीट की. सही. और घर जब रिश्ता आया तो इस तरह की सबसे स्पेशल क्वालिटी ये थी जो बड़ी अच्छी एक सबको लगती थी कि मेरे सास नहीं है, एक ही बेटा है, हाँ. और जेठानी देवरानी कोई नहीं है, और आप सही. शादी करते हैं. जबरदस्त. और जब मैं इवन के जहाँ भी जाती थी किसी को पता चलता था रिश्ता हो गया आपका, हाँ. और जब कोई ये सुनता ना देवरानी है, ना जेठानी है, ना सास है,
2 नंदे हैं, अपने घर की हैं। कोई और एक मेट्रियार्क है ही नहीं ना इस फैमिली में। आप तो बड़ी, आपका लोग आपका कॉल सुनने के बाद मुझसे पूछेंगे, इनसे पूछेंगे कौन सा वजीफा करती थी। एक आइडियल सिचुएशन। हाँ। मैं 25 की थी और मेरी जब ये शादी, तो यही तब भी मेरी मदर यही कहती थी हो जानी चाहिए और बस कर दें और इस तरह से। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट भी मैं बताती हूँ। जी जी। जब शादी हुई तो मुझे बहुत सारे इश्यूज हुए कि मुझे ये होता था कि मेरी सास होती तो ऐसे ना होता। बहुत सारी चीजें आपको एडजस्ट करने में, देखने में, ये चीजें बड़ी इशू हुई। दूसरा जब मेरी शादी हुई तो एक और इशू भी ये था कि मसला कि मैं फाइनेंशियली बहुत डिफरेंस, मेरे पेरेंट्स ने देखा अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, सही, तो हम शादी कर दें, ठीक है कोई बात नहीं होती, पैसों से नहीं जिंदगी गुजरती है, आप अच्छे होने चाहिए। वो बच्चे रोजगार है, अच्छी जॉब कर रहा है, ठीक है। और एक लेकिन फाइनेंशियली डिफरेंस था। शादी हुई, मैं आई, कोई शक नहीं इसमें, बहुत अच्छे केयरिंग हस्बैंड, गुड लुकिंग हस्बैंड और बहुत ख्याल रखने वाले, सारी चीजें, ये चीजें। लेकिन बहुत सारी आपको बाद में पता चलती हैं। सिर्फ मेरा कहने का, कॉल करने का मकसद नंद, भावज और जेठानी वगैरह सिर्फ मसले मसाइल ये नहीं होते, बिल्कुल, यानी ये वो चीज़ें जो मेन स्ट्रीम हो गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे यहाँ जब रिश्ते किए जा रहे होते हैं तो हम यही देखते हैं कि अच्छा ख़वातीन कितनी है फैमिली में, कौन कौन, कितनी नंदें, कितनी सास का कितना होल्ड है या नहीं है। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि प्लेथोरा ऑफ इश्यूज होते हैं और वो बाद में आपको जाके पता चलता है। एक और कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या, कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं और क्या कहेंगी? मैं नाजिया बात कर रही हूँ, गिलगित से बात कर रही हूँ। और आप लोगों का आज मैं प्रोग्राम देख रही थी। जी जी। तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारे मुआशरे में जो औरतों के साथ जो मसले मसाइल हो रहे होते हैं वो हमारी औरतें ही हमारे लिए क्रिएट करती हैं। जैसे कि मतलब एक लड़की शादी करके जाती है तो फिर सास और नंदें जो है ना वही एक औरत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना। सही। तो मतलब ये है कि अगर औरतें एक दूसरे को समझने लगे तो शायद ये नंद और ये औरतों के मसाइल सारे हल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया कॉल करने का एंड फॉर एडिंग दैट पर्सपेक्टिव। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये एक मेन स्ट्रीम तरीका है सोचने का जहां हमें लगता है कि ख़वातीन ही ख़वातीन के लिए मसाइल पैदा करती हैं। दूसरा जो कॉल थी वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी कि भाई हमने तो आइडियल सोचा था कोई और नहीं है खातून उस घर में, लेकिन हमारे सामने भी चैलेंजेस आए। सो देयर इज़ अ होल सीरीज ऑफ इट। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। उसके बाद डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे कि ये हर घर की कहानी को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे जी फेवरेट मूवीज़ के हवाले से भी, और ख़ास तौर पे जो अगर आप साउथ एशियन मूवीज़ देखें तो आपको बड़ा ये इसमें टेक्सचर्स मिलते हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट दिल धड़कने दो एंड लिपस्टिक इन माई बुरका। इट इज़ वन ऑफ दोज मूवीज़ जिसमें आप एक्चुअली देखते हैं कि वो जो खाने बनाए हुए हैं ना, हमने डब्बे बनाए हुए हैं कि एक अच्छी औरत, एक मुखलिस औरत, एक बुरी औरत, वो उस डब्बे में होती है तो आप उसको डिफ़ाइन करते हैं। इट इज़ बियॉन्ड दोज लेबल्स, बट लेबल्स आर वेरी मच अ रियलिटी। सोसाइटी में जी हम लोगों को एक ख़ास जाविये से देखने के आदी होते हैं, उस फिल्टर से निकलना हमारे लिए मुश्किल होता है। क्या कहेंगी? बिल्कुल, अब जो लोग कहते हैं कि नहीं जी अब तो काफ़ी एक्सेप्टेंस आ गई है। एक ज़माना था डिवोर्सेस बड़ी मायूब समझी जाती थी, मंगनी टूट जाना बड़ा मायूब समझा जाता था। अब लोगों में एटलीस्ट ये अवेयरनेस आ गई है कि पीपल फील कि इफ़ थिंग्स वर नॉट वर्किंग आउट, इट्स बेटर टू ब्रेक इट ऑफ। जी, ये बात तो वही पुरानी बात, पहले अब ब्याह कर गई हो तो अब वापस मत आना कह दिया जाता था। लेकिन अगर एक पढ़ी लिखी लड़की है जिसको ये शऊर है कि गलत है, ठीक है, और मुझे गलत को गलत कहने की आज़ादी है या हक हासिल है, तो वो क्यों रुकेगी? घर की चाबी अब दे के देना, बच्चियों को रुखसत करना चाहिए कि जो तुम्हारे कमरा था ये उसकी चाबी है, जब आना हो तो खोल के वापस आ जाओ। लेकिन एक बात है कि अक्सर आप ये देखो, यूर ऑल्सो, आपको कई इस तरह के केसेस मिलते होंगे। अ लॉट ऑफ टाइम्स हम गलत को ख़वातीन इसलिए बर्दाश्त कर रही होती हैं कि देयर इज़ नो प्लेस टू गो। एग्जैक्टली। जहाँ पे भी फाइनेंशियल इंक्लूजन का मामला आता है कि अपने पैरों पे खड़ा होना, अपना एसेट होना ज़रूरी है। वरना कई ख़वातीन को आप देखें कि वो अब्यूजिव मैरिजेस या सिनेरियोज में हैं जो ये समझती हैं कि भाई मैं वापस पलट के कहाँ जाऊँ, ना मेरे भाई मुझे रखेंगे, वालिद साहब हो सकता है रिटायर हो गए, फाइनेंशियली इतने मजबूत ना हो या एक्सेप्ट ना करें। ऐसे में ख़वातीन क्या करें? बिकॉज हाउ डू यू ट्राई टू, और बल्कि नाजिया आपका भी क्या एक्सपीरियंस है, हाउ शुड अ वुमन स्टैंड अप और वेयर शुड शी ड्रॉ द लाइन? अब ये इतना बहुत मुश्किल सवाल है
Of course. बहुत ही मुश्किल सवाल है। मतलब इसको तो मैं ये कहूँगी कि देखें वही हमारा एक इनकी बात को इंडोर्स करूँगी, हमारा वही सिस्टम है, हम उसी सिस्टम में रह रहे हैं, हम जितनी भी अवेयरनेस कर लेना, लेकिन लोगों की सोच नहीं बदलती। हाँ। लोगों की सोच नहीं बदलती। और उसके बाद जो है ना, अगर कोई स्टैंड ले रही है ना, देखिए अगर कोई स्टैंड ले रही है ना, अगर कोई अपनी वो चाहती है कि देखो इफ समथिंग इज रॉन्ग, अगर वो बोल रही है, वो यानी कि अब देखें आपने थोड़ी ब्रेक में बोला था कि जो है ना चुप हो जाओ, बर्दाश्त कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बर्दाश्त कर लो, अपने बच्चों के लिए बर्दाश्त कर लो। तो सारी ज़िंदगी तो मैं कहती हूँ हमारी पाकिस्तान, हमारी जो ख़वातीन है वो बर्दाश्त में ही गुजार देती है, ठीक है। तो मतलब इस मरीज बन जाती हैं, मरीज बन जाती है। मैं तो कहती हूँ कि स्पीक अप, आप बोलना शुरू करें। आप अपने, मैं तो कहती हूँ आपको शुरू से ही एक वही वालिदैन भी आते हैं यहाँ पर, हम टीचर्स भी आते हैं। बताऊंगी कि बोलना नागुज़ीर है। आज अगर आप छोटी छोटी चीज़ें जो आपको तकलीफ दे रही हैं उस पर बात नहीं करेंगे, देखिए बात करने का भी ढंग होता है। ये नहीं कोई कह रहा कि आप बिलन लेके खड़ी हो, लड़ाई तो नहीं बोल रहा। आपको स्पीक अप का मतलब ये है कि हमारे योर ओपिनियन, यस यू शुड, और आपको शुरू से ही अपने हस्बैंड को भी लाइक हस्बैंड हो, आपके भाई हो, आपके अब्बू हो, आपकी तरबियत ऐसी होनी चाहिए, और स्कूल्स में भी ऐसी तरबियत होनी चाहिए कि भाई बोलें आप। जैसे अभी हम लोग ब्रेक में चाइल्ड अब्यूज की बात कर रहे थे, जब आप एक बड़ा ही अलग सब्जेक्ट होगा। मेरे पास आखिरी 1 मिनट है शो का। नाजिया, बिल्कुल आपसे भी पूछना चाहूंगी कि जब आप नहीं बोलते तो इवेंचुअली आपका जहन जो बहाने बना रहा होता है वो भी थक जाता है और आप एकदम आतिशफशा पहाड़ की तरह फट जाते हैं। देखिए अब्यूज की अगर हम बात सिर्फ शादी के अंदर कर रहे हैं तो शादी इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ पार्टनरशिप। दोनों तरफ से उनकी डिमांड्स होते हैं, नीड्स होते हैं, वो कहीं इक्वालिटी पे जाके मिलती है और मिलनी चाहिए। बात करने की हद से भी, और आपने जैसे कहा कि जहन थक जाता है, आप खामोश रहते हैं, अगेन इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। आप अपने लिए क्या चूज करते हैं ज़िंदगी में, ऑपरेशन में रहना या चीज़ों को सॉल्व कर लेना। स्ट्रेंथ में, मजबूती में भी आपकी वल्नरेबिलिटी हो सकती है, आपकी जेंटलनेस हो सकती है, बल्कि हम जितनी मिसालें लिखते हैं उसमें आप जितने मजबूत हैं उतना ही ज़्यादा आपको जेंटल होना चाहिए। तो आप अपनी बात ज़रूर करें, बात पे फर्म रहें, लेकिन अल्फाज का इंतखाब हो सकता है थोड़ा महज़्ज़ब या थोड़ा नरमी के साथ। थैंक यू सो मच नाजिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर बीगल। और अब जी प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल हमारा स्पेशल शो होगा अबाउट शब बारात, तो हमारे साथ रहिएगा और देखिएगा आज पाकिस्तान। आज के प्रोग्राम और डिस्कशन के लिए भी फीडबैक भेजिएगा ऑन ट्विटर। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।